सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 14 पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ। ठीक है। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी उसकी शुरुआत कैसे हुई थी उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई है उसके बारे में ही पूरा पाठ है। ठीक है, आगे देखिए। जैसे क्या लिखा है, एक दिन। पाठ को रीड करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक भी खोलेंगे, ये पाठ निकालेंगे, पाठ 14, और साथ साथ रीड भी करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? एक दिन दोपहर के समय महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे बैठकर प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। वसंत उतर रहा था, पेड़ों की छाया सुखद लगने लगी थी। वन पर्वत सब हरे भरे थे और तमसा नदी मंद गति से बह रही थी। ठीक है, तमसा एक नदी का नाम है। ठीक है, उसके किनारे पर बैठकर यानी कि तट पर बैठकर जो महर्षि वाल्मीकि थे वो बैठे हुए थे। ठीक है, पूरा वातावरण जो था बहुत अच्छा हो रखा था, हरे भरे पेड़ पौधे थे, पर्वत थे। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा था ये वातावरण। आगे देखिए क्या था, क्या लिखा है। नदी का जल निर्मल था। ठीक है, नदी का जल निर्मल था, उसमें तैरती मछलियाँ चमक रही थी। नदी तल भी साफ दिखाई दे रहा था। हरे भरे वन में भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। कलरव मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आवाज़ कर रहे थे, मीठी आवाज़ कर रहे थे, मधुर आवाज़ कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? आवाज़ कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे। ठीक है, नदी के किनारे लंबी चोंच वाले चटकीले रंग के पक्षी एक पंक्ति में, पंक्ति मतलब क्या होता है? लाइन। क्या होता है? लाइन। लाइन में ध्यान लगाए बैठे थे। ठीक है, बहुत मतलब ध्यान लगा के बैठ जाते हैं ना, नई धुन में मगने रहते हैं ध्यान से। ठीक है, उसमें फिर क्या ध्यान लगा कर बैठे हुए थे। उसमें से कभी कोई तेज़ी से उड़ता और तीर की तरह पानी में चोंच डुबोकर कुछ पकड़ कर ले जाता। ठीक है, पक्षी तो ऐसे ही करते हैं, है ना। जैसे नदी के किनारे तो बहुत सारी मछलियाँ भी होती हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं और पक्षी भी उड़ते ही रहते हैं। तो भूख लगेगी उनको तो खाने पीने के लिए तो कुछ ढूंढेंगे ना, तो पानी में से मछली भी ले जाते थे अपनी चोंच में भर के, या फिर कुछ भी उन्हें मिलता था उसे उड़ा कर ले जाते थे। ठीक है, तो वही बात बताइए यहाँ पर कि तीर की तरह पानी में चोंच डुबोकर कुछ पकड़ कर ले जाते थे। ठीक है, फिर नदी तट की शोभा देखकर महर्षि वाल्मीकि के मन में अपार हर्ष हो रहा था। ठीक है, जो महर्षि वाल्मीकि थे उनके मन में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि भाई ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर सहसा उनके कान में क्रौंच पक्षी की सुरीली ध्वनि पड़ी। ठीक है, क्रौंच एक पक्षी का नाम है, उसकी ध्वनि पड़ी, यानी कि उनके कानों में अचानक से कुछ आवाज़ सी गई क्रौंच पक्षी की, जो बहुत अच्छी आवाज़ थी। ठीक है, सुरीली आवाज़ थी, बहुत मीठी सी आवाज़ थी। और वाल्मीकि ने आँख उठाई तो देखा कि क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा नदी तट पर क्रीड़ा कर रहा है। क्रीड़ा कर रहा है मतलब कि खेल रहा है। ठीक है, खेल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, खेल रहा है। क्रौंच कभी चोंच से चोंच मिलाते, कभी अपनी लंबी गर्दन साथी की गर्दन में लपेट लेते। ठीक है, पक्षी ऐसे करते रहते हैं। फिर है, कभी वे चोंच से एक दूसरे की पीठ सहलाते, कभी थोड़ा सा उड़कर वे इधर उधर बैठ जाते और फिर पास आकर खेलने लगते। महर्षि वाल्मीकि को ये क्रौंच बड़े प्यारे लग रहे थे। ठीक है, आप लोग भी अगर कुछ पक्षी अगर कुछ खेल रहे होते हैं तो उनको देख के बहुत खुश होते हो ना, तो वैसे ही ये भी बहुत खुश हुए कि भाई कितने प्यारे लग रहे हैं पक्षी और ऐसे अच्छे खेल कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या कहा, देखो आगे, कि इतने में नर क्रौंच को किसी निषाद का तीर कहीं से आकर लगा। निषाद मतलब होता है शिकारी। क्या होता है? शिकारी। शिकार करने आते हैं, शिकार करते हैं, जंगलों में शिकार करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं निषाद। ठीक है, तीर कमान होता है उनके पास, है ना, बाण वगैरह होता है, तो उससे
वो तीर चला देते, ठीक है। ठीक है, वह गिरकर छटपटाने लगा। जो नर क्रौंच था ना, उस पर निषाद ने तीर चला दिया, तो फिर वो जो नर क्रौंच था वो बहुत ज़्यादा छटपटाने लग गया, वो चोट लग गई, वो छटपटाने लग गया। पति की ये दशा देखकर जो क्रौंच बड़े करुण स्वर में विलाप करने लगी। जो मादा क्रौंच थी ना, ठीक है, वो क्या करने लग गई, बहुत ज़्यादा करुण स्वर में, मतलब अपने दुख को बताने लगी, दुखी हो गई बहुत ज़्यादा कि भाई उसका पति बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, दर्द हो रहा है उसे बहुत, ठीक है। उसकी ये दशा देखकर ऋषि वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया, यानी कि वे बहुत ज़्यादा वो भी दुखी हो गए बहुत ज़्यादा कि भाई इतने अच्छे से अभी तो ये खेल रहे थे, अब इनको देखो क्या हो गया, ठीक है, ये बहुत रो रहे हैं अब, ठीक है। फिर वे शोक सागर में डूब गए। बड़ी देर तक वाल्मीकि शोक के कारण बेसुध से रहे। जब वे स्थिर चित्त हुए तब वे अपने प्रिय शिष्य भारद्वाज से बोले कि मेरे हृदय से 4 पदों और समान अक्षरों का जो वचन निकला है वह अवश्य ही प्रसिद्ध होगा, ठीक है। उन्होंने जो मतलब जब वो दुखी हो गए तो उनके मन से ना बहुत सारे मतलब ऐसे श्लोक निकले कि मतलब वो श्राप वाले श्लोक थे। किसी को जो श्राप देते हैं ना, कर्ज करते हैं, कोई अगर बुरा काम करते हैं तो उन्हें श्राप देते हैं ना, तो वैसे ही उनके मन से भी निकले थे, ठीक है। 4 स्वर निकले थे, अक्षर निकले थे। तो उन्होंने बोला कि ये ज़रूर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होगा। तो भारद्वाज जो उनका जो शिष्य था ना, महर्षि जो वाल्मीकि थे उनका शिष्य भारद्वाज था, तो उन्होंने बोला ने वह श्लोक याद कर लिए, ठीक है। भारद्वाज ने वह श्लोक याद कर लिया और गुरु को सुनाया, ठीक है। जब उन्होंने बोला था जो भी वो बोला था श्लोक, तो उसे याद कर लिया, फिर अपने गुरु को उसे सुनाया। इसे सुनकर वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए कि भाई मेरा शिष्य जो मैंने बोला था उसने वो कर लिया, ठीक है। उन्होंने पहले स्नान किया और वल्कल वस्त्र पहनकर शिष्य के साथ अपने आश्रम की ओर चले गए। वल्कल वस्त्र मतलब होता है जो पेड़ की छाल होती है ना, पेड़ होता है उसकी छाल होती है, छाल मतलब जो गिरते हैं ना साइड में लकड़ सी गिरी होती है, तो उसे बोलते हैं छाल, ठीक है। तो उसके कपड़े, ठीक है, पेड़ की छाल के कपड़े पहनकर वे आश्रम की ओर चले गए, ठीक है। आगे क्या है, मार्ग में माँ निषाद गुनगुनाते चले जा रहे थे। उनका ध्यान श्लोक के अर्थ पर गया, ठीक है। वो जो निषाद था, वो जो शिकारी था, वह जा रहा था वन में, उनके मार्ग में जा रहा था, तो फिर उसका ध्यान पड़ा कि भाई ये श्लोक तो कुछ न कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो उस श्लोक में निषाद को शाप दिया गया था, ठीक है। जो वाल्मीकि जी ने जो वचन बोले थे, जो भी बोला था उन्होंने, तो वही श्राप थे। किसके लिए शाप थे? वो निषाद के लिए शाप थे, ठीक है। कर्ज कर रहा था जो श्राप, जैसे बोलते हैं श्राप, तो किसके लिए थे? निषाद के लिए थे। और उन्होंने क्या बोला था? हे निषाद, तू बहुत दिनों तक प्रतिष्ठित नहीं रह सकेगा, क्योंकि तूने क्रौंच के प्रेमी जोड़े में से नर पक्षी को मार डाला है, ठीक है। ऐसा उन्होंने बोला था वाल्मीकि जी ने निषाद के लिए। अब वे सोचने लगे, जो निषाद था ना, वो सोचने लगा कि मैंने नहीं, इसमें ना जो वाल्मीकि जी हैं वो सोचने लगी कि मैंने व्यर्थ ही निषाद को इतना कठोर शाप दे दिया, ठीक है। तभी उनको नारद जी की वाणी याद आ गई। नारद जी सभी को पता है ना कौन थे, तो उनकी वाणी याद आ गई, उनकी बात याद आ गई कि एक बार नारद जी से उन्होंने पूछा था कि हे महर्षि, मुझे किसी ऐसे पुरुष का नाम बताइए जो गुणवान, जो कैसे हो? गुणवान हो, बलवान और धर्मात्मा हो, जो सत्य पर दृढ़ रहता हो, अपने वचन का पक्का हो, सबका हित करने वाला हो और जिससे बढ़कर सुंदर कोई ना हो, ठीक है। ऐसा जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने बोला था नारद जी से, ठीक है। तो तब नारद बताते हैं, नारद ने कहा
कि मैं ऐसे ही पुरुष को जानता हूँ, वे इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं। ठीक है, जो राम जी थे वो कौन से वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक है, वे अब सबसे गुणवान और रूपवान हैं। वाल्मीकि को ये सभी बातें याद आ गई। ठीक है, उन्हें ये भी याद आया कि देवर्षि नारद देवलोक को आकाश मार्ग से किस अद्भुत गति से चले गए थे। ठीक है, ऋषि वाल्मीकि प्रायः उस श्लोक को गुनगुनाते रहते थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषिवर, मेरी इच्छा से ही ये वाणी आपके मुख से निकली है। आप महाराज रामचंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन छंदों में कीजिए। ठीक है, छंदों में बोला था उन्होंने करने के लिए वर्णन। श्री राम की कथा संक्षेप में नारद जी से सुन ही चुके हैं। जो ब्रह्मा जी थे ना, उन्होंने बोला कि आप ना जो श्री राम के चरित्र का वर्णन है उनको छंदों में करो, यानी कि उसकी बुक लिखो, और जो बाकी चीज़ें आप तो राम जी के बारे में सुन ही चुके हैं, यानी कि उन्होंने बोला नारद जी से आप सुन चुके हैं। ठीक है, आपकी लिखी हुई रामायण इस लोक में अमर हो जाएगी इस लोक में। और इसके बाद महर्षि वाल्मीकि श्लोकों में श्री राम के चरित्र का वर्णन करने लगे। वे बिना रुके रामायण की कथा लिखते रहे और 24,000 श्लोकों में उन्होंने पूरी रामायण लिख डाली। ठीक है, रामायण तो आप सभी ने सुनी होगी या फिर टीवी वगैरह में देखी भी होगी, कहानियाँ पढ़ते ही रहते हैं आप। ठीक है, तो आपको इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जिनके मैंने जो शब्द बीच में कठिन लगे थे उनके मैंने उत्तर भी बता दिए हैं क्या होगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।